चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जिसे एक वक्त पर दुनिया ने नाकामयाब मान लिया था, लेकिन फिर उसी लड़के ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उनके अपने हेडमास्टर के थे। कितनी अजीब बातें हैं ना, क्योंकि जो कहानी आगे लिखी जाने वाली थी उसका अंदाजा शायद ही किसी को था। दरअसल ये भविष्यवाणी ये तो बस एक अविश्वसनीय सफर की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान की पूरी दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, आइंस्टीन के बचपन से। जानते हैं कि वो कौन सी बातें थी जो उन्हें दूसरे बच्चों से इतना अलग बनाती थी। यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। यहाँ तक कि उनके अपने परिवार को भी शुरू में थोड़ी चिंता थी। उनकी माँ को लगता था कि शायद उनका बच्चा सामान्य नहीं है, क्योंकि उसका सिर बाकी बच्चों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और उनकी शुरुआत को धीमा कहना भी शायद कम ही होगा। देखिए 2.5 साल की उम्र तक तो उन्होंने बोलना तक शुरू नहीं किया, और जब बोलना सीखा तो हर शब्द को 2 बार दोहराते थे। और जैसे जैसे बड़े हुए 15 साल की उम्र में स्कूल के सख्त नियम कानून उन्हें इतने चुभने लगे कि उसे एक जेल समझकर छोड़ ही दिया। उन्हें बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना कुछ खास पसंद नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, और नतीजा उनके हमउम्र बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाने लगे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये लड़का इतना अलग था क्यों? ऐसा क्या था उसमें जो उसे सबसे जुदा बनाता था? इसका जवाब ना एक बड़े ही मजेदार किस्से में छिपा है। उन्हें मशीनी खिलौनों से एक गजब का लगाव था। तो जब उनकी छोटी बहन माजा पैदा हुई तो उसे देखकर उनका पहला सवाल पता है क्या था? ठीक है, पर इसके पहिए कहाँ हैं? मतलब उनका दिमाग बचपन से ही चीजों के काम करने के तरीके को लेकर कितना उत्सुक था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम उनके किशोर जीवन में पहुंचते हैं, जब वो स्विट्जरलैंड गए और वहां उन्हें आखिरकार वो माहौल मिला जहां उनकी असली प्रतिभा निखर कर सामने आ सकती थी। जर्मनी के उस घुटन भरे स्कूल से निकलकर स्विट्जरलैंड की आज़ाद हवा उन्हें खूब रास आई, और यहीं पर गणित और भौतिकी के लिए उनका जो स्वाभाविक जुनून था, जो टैलेंट था, वो खिल उठा। और यहीं ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में उनकी जिंदगी में एक खास इंसान की एंट्री होती है, मिलेवा मैरिक। मिलेवा भी फिजिक्स की एक बहुत होनहार छात्रा थीं, और उस दौर में यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक। दोनों को एक दूसरे में वो साथी मिला जो उनकी दुनिया को, उनकी जुनून को सच में समझता था। उनका रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये विज्ञान के लिए एक साझा जुनून की दास्तां भी थी। आइंस्टाइन ने मिलेवा को लिखे एक खत में कहा था कि उन्हें कितनी खुशी होगी जब वो दोनों मिलकर रिलेटिविटी पर अपने काम को पूरा करेंगे। इससे पता चलता है कि कैसे उनका प्यार और फिजिक्स एक दूसरे में घुल मिल गए थे। यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। ये वो दौर था जब आइंस्टाइन नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अपने सबसे क्रांतिकारी विचारों को भी जन्म दे रहे थे। साल था 1905। आइंस्टीन बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की मामूली सी नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो मजाक में अपनी डेस्क की दराज को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। सोचिए, बाहर से तो वो एक मामूली क्लर्क थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी उसी डेस्क की दराज में वो ब्रह्मांड के राज खोल रहे थे। और इसी दराज से निकला उनका पहला धमाका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक ऐसा आइडिया जिसने सदियों से चली आ रही वैज्ञानिक सोच की नींव ही हिला दी। इसका सीधा सा मतलब था कि समय और दूरी जैसी हम उन्हें जानते हैं, वो सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है ट्विन क्लॉक एक्सपेरिमेंट। सोचिए, 2 घड़ियां एक साथ शुरू की गईं। एक को पृथ्वी पर ही रखा और दूसरी को एक बेहद तेज स्पेसशिप में रखकर घुमाया और वापस ले आए। जानते हैं क्या होगा? जो घड़ी घूमकर आई है उसमें कम समय बीता होगा। जी हाँ, तेज गति में समय सचमुच धीमा हो जाता है। और फिर इसी चमत्कारी साल में सामने आया दुनिया का शायद सबसे मशहूर समीकरण, E=mc²। बस इन कुछ अक्षरों ने ऊर्जा और पदार्थ के बीच का वो गहरा रिश्ता दुनिया के सामने रख दिया, जिसने विज्ञान का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन आइंस्टीन यही नहीं रुके। इसके बाद आया उनका सबसे बड़ा आइडिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये चादर और गेंद वाली मिसाल। सोचिए कि स्पेस टाइम
एक तनी हुई चादर है। जब आप उस पर सूरज जैसी कोई भारी चीज रखते हैं तो वो चादर बीच में झुक जाती है। अब पृथ्वी जैसी छोटी चीजें सूरज की ओर खिंचती नहीं हैं, बल्कि बस उस झुकाव या कर्व पर चलती रहती हैं। और वो कर्व असल में वही गुरुत्वाकर्षण है। ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती थीं, पर क्या इसका कोई सबूत था? बिल्कुल था। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि सूरज के पास से गुजरने वाली रोशनी ठीक वैसे ही मुड़ रही थी जैसी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने की थी। और बस इस एक सबूत ने उन्हें रातों रात दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बना दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहाँ उनकी शोहरत और उनका विज्ञान दुनिया की राजनीति और हकीकत से टकराया। 1933 में जब जर्मनी में नाजियों का आतंक बढ़ा तो आइंस्टाइन को वहां से भागकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहीं से उन्होंने परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे को भांप लिया था। 1939 में उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक खत लिखकर इस बारे में आगाह भी किया। अपने उस खत में उन्होंने जो लिखा था वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि इस तरह का एक अकेला बम एक पूरे बंदरगाह को तबाह करने की ताकत रखता है। ये एक दहला देने वाली और सच साबित होने वाली चेतावनी थी। और फिर 1945 में जब दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर उस बम की तबाही देखी तो आइंस्टाइन अंदर तक टूट गए। उस तबाही के बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाने और दुनिया में शांति की वकालत करने में गुजार। तो आखिर में बचता क्या है? एक महान वैज्ञानिक की विरासत क्या होती है? सिर्फ कुछ समीकरण नहीं। मेरे ख्याल से उनकी असली विरासत एक सरल सा संदेश है जो हम सब के लिए है। सवाल पूछते रहिए, जानने की इच्छा को कभी मरने मत दीजिए, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।